हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। 51 से 100 तक के क्वेश्चंस। आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें 101 से 150 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और अब आपको पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट 17 अक्टूबर है, तो उससे पहले ये सारे सेट्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें, इसमें पूरे 10 सेट्स हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आप अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसे बनाने के लिए, तो जितने भी लोगों को इसकी नीड है उन तक अगर ये पहुँचे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को क्वेश्चन 101। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है कि हमारा संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए जो 33% जो 33% का रिजर्वेशन होता है, उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा गलत है, क्योंकि जब भी अगर कहीं पर यह है कि महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन होगा, तो उसमें संविधान के संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि जो पंचायती और चुनाव वगैरह होते हैं उनमें तो महिलाओं के लिए आरक्षण है, पंचायत में और नगर पालिका इन सब में, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल में नहीं है। तो अगर ये होगा तो इसमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। ये तभी हो सकता है, बिना संशोधन के नहीं हो सकता। कारण है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल ठीक है कि जो भी राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, तो वो बिना किसी संविधान संशोधन के, अगर मान लो वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उसमें वो 33 सीट अपनी मर्जी से महिलाओं को दे सकती है, ये उनका मन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि संसद और विधानमंडल में, तो वो एक संविधान निकाय है, तो उसमें संविधान के संशोधन की आवश्यकता होगी। तो कथन ए तो गलत हो जाएगा और आर हमारा कारण सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। कथन है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है। तो इसमें ये देखना है कि ये जो कृष्ण छिद्र मीन्स ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हम ब्लैक होल को जो है दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। कारण है, अब क्यों नहीं देखा जा सकता? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देती है। तो इसका कारण भी बिल्कुल ठीक है कि जो जहाँ पर ब्लैक होल होता है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि वहाँ पर प्रकाश जो है इजीली निकल ही नहीं पाता है। तो इसी वजह से उसे दूरबीन से नहीं देख सकते। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन है, कौन सा ग्रह है? तो सबसे हमें देखना है कि अर्थ से सबसे पास कौन सा है। तो अर्थ से जो सबसे पास है वो कौन सा है? वीनस मीन्स शुक्र ग्रह है। सूर्य से जो ग्रहों की दूरी है वो किस टाइप से है? पहले मरकरी बुध होता है, फिर शुक्र वीनस होता है, फिर अर्थ होता है पृथ्वी, फिर मंगल होगी मीन्स मार्स, फिर बृहस्पति जुपिटर, सैटर्न शनि, अरुण वरुण, ये सब हो जाएंगे। तो सबसे हमसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध होगा। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। और पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो भी शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का द्रव्यमान जो है वो एक समान है। नेक्स्ट है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है। पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो वो कहाँ पर उतरेगा, हमें ये देखना है। तो जब वो उत्तरी, तो अक्षांश होंगी हमारी जो लैटिट्यूड्स होती हैं, तो ये तो सेम ही रहेगी, 30 डिग्री की है। और पूर्वी देशांतर, तो उत्तरी अक्षांश दी हुई है हमें नॉर्थ वाली ऊपर की साइड, और देशांतर कौन सी है जो लॉन्गिट्यूड होगी वो दी हुई है ईस्ट में। अब वो यहाँ से अगर उड़ान भर रहा है पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर, तो वो कहाँ पर उतरेगा, हमें ये देखना है। तो वो कहाँ पर उतरेगा? उत्तरी अक्षांश तो उसका सेम ही रहेगा, लेकिन जो ये डायरेक्शन है, क्योंकि विपरीत दिशा है, तो इस टाइप से अगर हमारी ऐसी कोई चीज़ जा रही है तो वो ऐसे ही तो वापस आ जाएगी ना। तो वो हो जाएगा 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो कौन से देश ऐसे हैं जिनकी सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो वो कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो ये चारों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा इजराइल से लगी हुई है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 106, आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि आल्पस पर्वत जो है पहले तो कौन से महाद्वीप में पड़ता है। वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, वो फ्रांस में भी पड़ता है उसका हिस्सा, जर्मनी में भी, ऑस्ट्रिया में भी, लेकिन इंग्लैंड में उसका कोई भी हिस्सा नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर हमसे नॉर्मल पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हमें पता है कि नील नदी आंसर होता है, लेकिन इसमें पूछा गया है अफवाह क्षेत्र, तो मीन्स क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, मीन्स एरिया और उसका बहाव, इन दोनों के अकॉर्डिंग कौन सी लंबी है। तो इनके अकॉर्डिंग आएगी हमारी अमेजोन सबसे लंबी। ये सेकंड, अगर नॉर्मल पूछा जाता है तो ये नील फर्स्ट पर होती है और अमेजोन सेकंड पर होती है, लेकिन क्षेत्रफल और बहाव के अकॉर्डिंग अमेजोन होती है फर्स्ट पर। और ये कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है और अंध महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। जो डियागो गार्सिया द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से महासागर में, हिंद महासागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं वो होते हैं पश्चाव अस्त्री। इनकी जो ऊंचाई होती है वो 6000 से लेकर 12000 मीटर तक होती है और इन पर एक सफ़ेद रेशम की भांति कोमल एकदम, ये दिखने में एकदम कोमल मेघ होते हैं और ये हिमकणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती है। ये केवल सबसे ऊंचाई के ही होते हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो किस प्रकार के वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर पूछे जाए तो सेकंड नंबर पे पाए जाएंगे ये सदाबहार वन। फर्स्ट नंबर पे आएंगे आर्द्र पर्णपाती वन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आ जाएगा एमू, ये है जापान से ही सुमेलित है। एमू जो है ये क्या है कि जनजाति, ये इधर तो दी गई है जनजाति और इधर हमें दिए गए हैं स्थान, तो एमू जापान की ही है, ये ठीक है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, तो ये जो बुशमैन है वो दक्षिण अफ्रीका संघ की नहीं है, वो कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ये दक्षिण अफ्रीका के मेन संघ में नहीं करती, कालाहारी मरुस्थल में आएगी। मसाई जो है वो केन्या में और पापुअन्स न्यू गिनी में। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो ये पूछ लिया जाता है बहुत बार, 9 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पर स्थित है, वो है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में। ये चैनल हमें पता होनी चाहिए कि किस किस के बीच में कौन सा है। तो 9 डिग्री चैनल है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में। और भी हम देख लेते हैं, जैसे अंडमान और निकोबार है, इनके जो द्वीपों के बीच के चैनल को इसमें कौन सा बोला जाता है, 10 डिग्री चैनल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 डिग्री चैनल ज़्यादातर इसमें पूछ लिया जाता है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर तीर्थ स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर पहाड़ियाँ दी गई हैं। तो श्रीशैलम, तो श्रीशैलम सही है, वो कहाँ कौन सी पहाड़ियों में है, नल्लम मलाई की पहाड़ियों में, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर जो है वो सतमाला पहाड़ी में नहीं है, वो कौन सी पहाड़ी में, माधानता पहाड़ी में। और पुष्कर, ये भी महादेव की पहाड़ी में नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश की, ये भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहाड़ी में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है, केवल ए वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर इसमें भी विचार करना है, फिर देखना है कौन सा सही सुमेलित है। इसमें ये तो यही क्वेश्चन इसमें सेम रिपीट कर दिया गया है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से अगर हम छोटा लगा रहे हैं, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तृप्ति, तो इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो वो क्या होगा। तो इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी होगी गोदावरी, ये तो हमें पता ही है, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे भी कट हो जाते। उसके बाद आएगी नर्मदा, फिर ताप्ती और फिर महानदी, तो ये हमें याद रखना है, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है ये देखना है। कपिल धारा भी है, दुग्ध धारा भी है, भेड़ाघाट भी है, लेकिन जो बालकुंड जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। अब नर्मदा नदी को पहले कौन सी नदी कहकर बोला जाता था, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, रेवा नदी।
और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में जो मानसून के सामान्य महीने हैं वो कौन कौन से होते हैं? नवंबर और दिसंबर। 15 सितंबर को जब 15 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास होता है तो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून लौटता है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी बोला जाता है। और इसमें पूछा गया है कि तमिलनाडु में कौन सा है, तो वो आ जाएगा नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ये काली रंग की होती है और इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम और आयरन सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसे रेगुर भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था और इसमें बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और काली मिट्टी सबसे मेन किसके लिए होती है? कपास की खेती के लिए, मीन्स कॉटन के लिए ये सबसे अच्छी है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर इसमें हमें देखना है कौन सा बांध स्थित है। तो चंबल नदी पर है गांधी सागर। और चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत भी की थी मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और इस पर बांध जो है वो है गांधी सागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वाणिज्यिक कॉमर्शियल जो एनर्जी है जो उसका प्रधान स्रोत होता है वो होता है कोयला, क्योंकि जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो कोयला से ही मिलती है। इसमें फर्स्ट पे जो है वो है चाइना और सेकंड पर है इंडिया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री स्थित है। तो जो हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री है SCF वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है रूपनारायणपुर में। और इसी में ही ये किस लिए, ये जो क्वेश्चन है ये किस लिए पूछा गया है? क्योंकि इसमें आग लग गई थी। तो जैसे ये होता है ना कि कोई भी घटना हो जाती है तो फिर उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। अब ये तो पूछा नहीं जाएगा कि इसमें आग किस में लगी थी, तो उससे रिलेटेड ये पूछ लेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है। तो जो भी हमारा करंट में होता है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो हिंदुस्तान जो केबल्स फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? रूपनारायण में। नेक्स्ट है कि इसमें जनजाति और क्षेत्र दिए हुए हैं और इन्हें हमें मैच करना है कि इनका कोड क्या होगा। तो इसका कोड है हमारा आएगा वीर हो। तो वीर हो कहाँ पर है? झारखंड। तो फर्स्ट की हो जाएगी 4। फिर नेक्स्ट है भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की। तो इसका हो जाएगा सेकंड का 3rd। फिर है टोडा। टोडा है तमिलनाडु की, तो हो जाएगा 2। और सेंटिनलीज है अंडमान एंड निकोबार की। तो हो गया हमारा कोड 4 3 2 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इको मार्क इन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क जो है वो किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि उसका यूज़ पहले कम किया जाता था और अब ज़्यादा किया जा रहा है। तो इको मार्क उन भारतीयों को दिया जाता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है इको है तो वो जो कि पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट के प्रति मैत्रीपूर्ण होंगे, ये उसमें दिया जाता है, जिससे कि पर्यावरण को जिनसे क्षति जो है कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और इसका लोगो क्या है ये भी पूछ सकते हैं। इसका लोगो है मिट्टी का एक घड़ा। ये हमें याद रखना है, मिट्टी का एक घड़ा जो है वो इसका लोगो है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग अब कम किया जाने लगा है? तो ये जो हम कीटनाशक फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब यूज़ करते हैं तो इनकी वजह से जो इन्वायरमेंट में तो पॉल्यूशन फैलता ही है, साथ ही जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी कम होने लगती है और उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस कीटनाशक का प्रयोग इस वजह से कम करते हैं? तो वो है DDT। इसकी फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन, इसका यूज़ अब इसलिए कम किया जा रहा है। नेक्स्ट है कौन सा रसायन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन से रसायन की वजह से ओजोन क्षरण होता है? तो वो होता है हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की वजह से जो है ओजोन में जो छेद है वो बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है? तो कौन सी पद्धति हैं जो जल संरक्षण में सहायता करती हैं ये देखना है। भूमि की कम या शून्य जुताई, ये भी ठीक है क्योंकि उससे जल ही तो बचेगा जब कम जुताई हम करेंगे तो। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, अगर पहले ही जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं सिंचाई से पहले तो फिर कम जल की आवश्यकता होती है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, और जो फसल का अवशेष होता है वो खेत में ही इसलिए रहने देते हैं जिससे कि उसमें वाटर एब्जॉर्ब ईजीली हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है गंगा नदी में VDO सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब ये है कि VOD ये होता क्या है? VOD होता है
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ऑक्सीजन की वह मात्रा है जैसे किसी भी ताप पर जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के लिए जो ज़रूरी होती है। मीन्स ये है कि जो जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें 1 लीटर जल में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यह गंगा नदी में सर्वाधिक कहाँ पर ये पाया जाता है, तो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। और जो मेन बीओडी का स्तर है वो कितना रहना चाहिए, 10 मिलीग्राम रहना चाहिए अपॉन लीटर। मीन्स 1 लीटर पानी में 10 मिलीग्राम जो है वो बीओडी का स्तर रहना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से मिलती है। ये पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड। तो इसे याद करने की हम एक ट्रिक भी बना देंगे, तो उसे फिर आप देख सकते हैं। अभी हमने बनाई नहीं है, तो अब हम कल या परसों में इस ट्रिक को डाल देंगे, तो उससे आप इससे लर्न भी इजीली कर सकते हैं कि कैसे हमें लर्न करनी है। अब ये याद रख लीजिए कि इसमें कितने राज्य हैं, 8 राज्य। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं, तो भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कौन कौन से राज्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूपी, पंजाब और हरियाणा को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति थी वो इसी में ही उन्नत हुई थी, तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है। हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है, अगर पूरे विश्व के लिए देखें तो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन अगर पूछा जाए केवल भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये ज़रूर पूछा जाता है दुधवा, क्योंकि ये यूपी से ही रिलेटेड है। तो दुधवा जो है यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये पूछा गया है कि ये किस जनपद में है, तो ये है लखीमपुर खीरी में। तो ये याद रखना है। और ये इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है ये मैं बताती हूँ। जैसे दूध है, दुधवा से पता चल रहा है हमें दूध, ठीक है, दुधवा का क्या हो गया दूध, और लखीमपुर खीरी का क्या हो गया खीरी से खीरी, तो दूध से क्या बनाते हैं हम, खीर। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी दूध से खीर बनाने पर। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है इसमें उद्योग और केंद्र हैं, ये हमें मैच करने हैं। जो लकड़ी के खिलौने होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, वाराणसी या लखनऊ में कह सकते हैं, वाराणसी और लखनऊ दोनों में। अगर ऑप्शन होता लखनऊ तो वो भी ठीक होता, तो ए का हो जाएगा 3। खेल का सामान ये हमें पता है मेरठ में, तो 1। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पर बनती हैं, मथुरा में, तो 4। और दिया सिलाई मीन्स माचिस का उद्योग कहाँ पर होता है, बरेली में, तो 2। तो इसका हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई, तो यूरेनियम के जो भंडार हैं उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मिलते हैं, ललितपुर में। तो मेन जो है ललितपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, इन सब में मिलते हैं। लेकिन जो मेन है इसमें पूछा गया है कि जो सीमित भंडार की खोज की गई है तो वो की गई है ललितपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो ये पूछा गया है कि कौन से नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, इसमें हमें ये बताना है। तो महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। इसे पहले प्राचीन काल में कन्नौज को महोदय श्री कहा जाता था, और अब वर्तमान में कन्नौज को क्या कहा जाता है, इत्र नगर। इसका नाम क्या रखा है, इत्र। ये भी पूछ सकते हैं कि इत्र नगर किसको कहा जाता है, कन्नौज को। अब नेक्स्ट में संस्थान और स्थापना वर्ष दिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा सूची से मिलान वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमें ये है कि एटलीस्ट अगर हमें 2 भी ऑप्शंस पता होंगे तो उसको हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं। कोई कोई तो ऐसा होता है कि हमें एक पता होता है तो उससे भी हो जाता है, तो एटलीस्ट 2 तो हमें अच्छे से पता ही होनी चाहिए। अब है भातखंडे संगीत संस्थान, तो इसका स्थापना वर्ष था 1926, और ये लखनऊ में ही था। इसकी जो स्थापना है वो लखनऊ में है, तो ए का हो जाएगा हमारा 1। फिर है राज्य ललित कला अकादमी, तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1962 है। ये सारे लखनऊ के ही हैं, बस इनके हमें स्थापना वर्ष देखने हैं। 1962 तो 2। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये 1963, तो 3 हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे राज्य में
1090 को किस नाम से जाना जाता है? 1090 कौन सा नंबर है ये देखना है हमें। तो 1090 जो है वो कौन सा नंबर है? वुमेन पावर लाइन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो नंबर बनाया गया है वो है 1090। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत है वो है 20.23%। 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के भारतीय नोट पर होंगे सचिव वित्त मंत्रालय के, और 1 रुपए से जो आगे जितने भी नोट होंगे उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। नेक्स्ट है, बुल्क कैपिटलिस्ट मीन्स बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? जो बुल्क ये बोलते हैं ना बैल को, और कैपिटलिस्ट पूंजीपति को। तो बैल पूंजीपति कहा किसको जाता है? ये कहा जाता है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। मीन्स उनके पास धन नहीं है लेकिन कुछ साधन है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वो क्या थी? स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति सिंपल पूछा गया है कि किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी 1948 में। नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, ये भी पूछ लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है छिपी हुई बेरोजगारी। ये किससे संबंधित है? तो इसमें हमें कोड से रिलेटेड देखना होगा कि ये किस किस से संबंधित है। कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र से, ये भी ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र से नहीं, शहरी क्षेत्र से नहीं। तो जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो किस किस से रिलेटेड है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2। नेक्स्ट है, स्वाधार योजना क्या है? स्वाधार योजना है ये कौन से वर्ष चलाई गई थी? 2002 में, और महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये चलाई गई थी। ये उन महिलाओं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में होती है। तो ये किसके लिए? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं या लड़कियों के रहने, खाने, कपड़े व देखभाल को प्रदान किया जाता है। और इसके अंतर्गत मेन जो महिलाओं में वो आती हैं विधवाएं, जिन्हें उनका परिवार व रिश्तेदारों द्वारा संरक्षण नहीं मिल रहा होता है, या फिर जो जेल से रिहा की गई महिलाएं होती हैं, कैदी होती हैं, या फिर उनके घर वाले उन्हें रखते नहीं हैं। तो ऐसी महिलाओं का जो सहयोग है ये स्वाधार योजना के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, साख पत्र उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है। तो साख पत्र जो है वो प्रस्तुत किया जाता है आयातकर्ता द्वारा। आयातकर्ता द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है अपने आपूर्तिकर्ताओं में अच्छे विश्वास का निर्माण करने की वजह से साख पत्र को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? मीन्स ये है कि आर्थिक दृष्टि में तो बहुत अच्छा है लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे है, तो वो है हरियाणा। यही हमें पता चल जाएगी हिंट की लिंगानुपात में सबसे नीचे कौन सा है? हरियाणा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो हरियाणा में और लिंगानुपात है वो कितना है? 8:6:1। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो जनसंख्या की जनगणना जो है सबसे पहले जब हुई थी उस टाइम पे भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। इन्होंने 1871 ईस्वी में भारत की जनगणना करवाई थी। लेकिन अगर ये जो जनगणना थी पहली वाली, ये अधूरी जनगणना थी। अगर पूछा जाए कि पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, वो हुई थी 1881 में। उस टाइम पे थे लॉर्ड रिपन। लेकिन इसमें बस पहली पूछा गया है। अगर पहली पूर्ण पूछा जाता तो आंसर ए होता। सिंपल पहली पूछा गया है तो इसलिए आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता नहीं देती है? तो कौन सी संस्था ऐसी है जो वित्तीय सहायता नहीं देती है? तो वित्तीय सहायता विश्व बैंक भी देती है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी और एशियाई विकास बैंक भी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। IMF भी बोला जाता है इसको। और IMF इंटरनेशनल मनी फंड, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, नाटो NATO, इसमें ये लिखा गया है NATO। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये है वुर्सेलस मीन्स बेल्जियम में है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। मीन्स उत्तरी का हो जाएगा नॉर्थ, अटलांटिक का ए, संधि का ट्रीटी, और संगठन का ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी हो गई फुल फॉर्म नाटो।
कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के जो सदस्य हैं इनमें से देखना है कौन सा नहीं है। भूटान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन जो जापान है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कौन कौन से आते हैं? टोटल 8 सदस्य हैं। भारत, इंडिया हो जाएगा, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हेग में, मीन्स नीदरलैंड। नेक्स्ट है जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जिला प्रशासन का मुखिया नॉर्मल पता चल जाएगा कि कौन होगा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, IAS। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।